अस्सलाम वालेकुम, सब आ गए हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रिमशा है और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा वेबिनिक बहुत सारे वेबिनार्स करता रहता है, सेमिनार्स भी होंगे इंशाल्लाह कभी। और अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर है ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में उतना अच्छा है, ताकि जो घर की ख़वातीन हैं, आम ख़वातीन हैं, उनको पता चले कि वो किस तरीके से अपने आप को खुद डायग्नोस कर सकती हैं या अपने आप को कोई भी चेंजेस उनके अंदर आ रहे हों, वो खुद कैसे उसको देख के डॉक्टर के पास जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है जब तक बात बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती। तो बेसिकली हमारा मकसद ही ये है ताकि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ ब्रेस्ट कैंसर की। और ये पूरा मंथ ही इसके लिए डेडिकेट हुआ है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और पहली गेस्ट जो है हमारी वो डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है फ्रॉम फातिमा जिन्ना और एचओडी भी हैं ये फिजियोलॉजी की। फर्स्ट हमारी गेस्ट स्पीकर यही हैं, तो डॉक्टर ज़ेबा आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब को ये बताना चाहूँगी कि मैं एज कंसल्टेंट फिजिशियन ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में काम करती हूँ और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी की फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लोग मतलब लोगों को जब भी ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र आता है तो वो यही होता है कि उसमें ज़ाहिर है सर्जन का ही सबसे बड़ा रोल है, उससे किसी को इनकार नहीं है, सर्जन और फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट। लेकिन जो इनिशियल पेशेंट आ रहा होता है ना, वो पहले किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएगी जो फीमेल है जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई हुई है, या तो वो लेडी डॉक्टर कोई भी हो, या तो फिजिशियन हो लेडी डॉक्टर, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट हो, या कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर हो। उसके पास जाके उसने बताना है कि भाई उसको लंप फील हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम ब्रेस्ट के हिसाब से है तो वो जाती है। तो इसमें मेरा ये कहने का मकसद है कि ये ज़रूरी है कि सारे डॉक्टर, चाहे उन्होंने एमबीबीएस किया है, वो किसी तरह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ब्रेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ, ब्रेस्ट की डिजीजेस, कैंसर सब पता होना चाहिए कि पेशेंट उनके पास आके उनसे आराम से बता सके और डॉक्टर उसको समझ के फिर सही तरीके से रेफर। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि मैं इतनी पेशेंट आती हैं मेरे पास ब्रेस्ट लंप की शिकायत लेके और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको ब्रेस्ट के हिसाब से, तो मुझे बड़ी तशवीश हो रही है कि मतलब इतना रिजल्ट बढ़ रहा है ब्रेस्ट में, मतलब कराची में देखते हैं तो मैं बहुत मुझे था कि आखिर क्या हो रहा है ना, तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हो रहा है। और मैंने बहुत सारी रिसर्चेस भी पढ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक स्टडी करूं। तो मैंने 2017 और 18 में सिविल हॉस्पिटल, ये जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा कराची का, वहाँ पे मैंने ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में की थी। 2 इयर्स में डाटा जमा किया था 80 पेशेंट्स का जो 3rd और 4th स्टेज कैंसर की थी और कीमोथेरेपी के लिए एडमिट हुई थी। उनका मैंने सिर्फ रिस्क फैक्टर्स मैंने देखे थे, क्योंकि जो भी रिस्क फैक्टर्स नोन हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो मैं देखना चाहती थी कि आखिर क्या पाकिस्तान में ऐसी चीज हो रही है जो इतना ज्यादा फैल रहा है। तो उसमें जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसी का रिव्यू दूंगी ताकि लड़कियां और औरतें, मैं चाहूंगी हर एज की उसको सुनना चाहिए। तो एक चीज जो है ना वो ये है कि अगर हम देखें, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है पूरी दुनिया में इतना ज्यादा कॉमन है कि 1.38 मिलियन औरतों को हर साल कैंसर होता है, 4,50,000 औरतें हर साल इस डिजीज से मर जाती हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि भाई क्या चीज हो रही है ऐसी। तो एशिया और अफ्रीका जो है वहाँ पे ये ट्रांजिशनिंग कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा अब फैल रहा है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो वेस्ट में है सबसे ज्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि नॉर्दर्न यूरोप में, यानी कि ये हो गया डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। फिर उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में यूके और बेल्जियम में बहुत ज्यादा है। अब हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि वहां पे क्या है, क्योंकि जाहिर बात है हमें अपनी औरतों के अपने अलग फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए जो नहीं हो रहा हमारे यहाँ।
तो वो जो है उसमें बिल्कुल अलग चीजें मिल रही थी जब मैंने स्टडी की, यानी कि जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं वो इतने कॉमन पाकिस्तान की औरतों में नहीं है जो हम बुक्स में पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरे क्या है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च इन कैंसर, यानी कि ग्लोबल कैंसर पे जो रिसर्च करते हैं इंटरनेशनली, उनका एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल कैन। ग्लोबल कैन का ये काम था कि वो सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो कैंसर्स होते हैं ना, उनको एज और जेंडर के हिसाब से इंसिडेंस देखने के कहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर हाई हो रहा है, हाईएस्ट रेट किस कंट्री में किस कैंसर का है। तो उन्होंने देखा 185 में से 152 कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर ही सबसे कॉमन है औरतों में। दूसरे, अब अगर हम देखें कि ट्रांजिशनिंग कंट्रीज जैसे कि एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी है, बहुत लोग गरीब हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, प्लस ये क्या एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरे, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो औरतें डॉक्टर के पास नहीं जाती वो है एक टैबू जो एसोसिएटेड है वुमेन की बॉडी से। उनको मतलब इतनी शर्म आती है कि वो ये महसूस करते हुए भी कि उनके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, लंप है, गुठली हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। और हैरत की बात यह मैंने जो देखा कि उसके बरखिलाफ, यानी कि टैबू तो ये है कि भाई आप जाएं ना किसी लेडी डॉक्टर तक को नहीं बताएं, लेकिन बहुत सारी औरतों से जब मैंने पूछा हिस्ट्री ली तो वो जी पीर फकीर और क्वैक्स जो होते हैं उनके पास जाती हैं। तो मैंने कहा भाई उनको ब्रेस्ट दिखाती क्या, वो तो मेल होते हैं? तो कहने की नहीं, सिर्फ वो सुन के और पुड़िया देते हैं या जो भी इलाज करते हैं, वो इतनी देर तक उसकी ट्रीटमेंट लेती रहती हैं कि फिर ऐसा हो जाता है कुछ उनके साथ कि उनको फिर अस्पताल आना ही पड़ता है। और वो चीज क्या है कि ब्रेस्ट लम्प जो है ना वो फट जाता है और नॉन हीलिंग वुंड बना देता है, उसमें से पस और ब्लड, और वो क्या उनकी हालत हो जाती है जो मैंने देखी, मतलब कीड़े तक हो जाते हैं। और वो लोग फिर उस वक्त आती हैं, बताएं उसमें क्या स्टेज हो चुकी होगी कि ना सर्जरी का कोई है ना उसमें सिर्फ यही है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हो, ठीक है। तो एक तो ये था मेरा बताने का मकसद। दूसरे एक चीज है कि हम अपना पाकिस्तान का डाटा देख लें। पाकिस्तान में एक तो है आगा खान यूनिवर्सिटी का एक सर्वेलेंस फॉर कैंसर, उसने कराची कैंसर रजिस्ट्री के साथ अपना एक डाटा निकाला था 1998 से 2002 तक। उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है पाकिस्तान में। और एक और चीज जो ग्लोबल कैन ने उसकी निशानदेही की यानी 2018 में, कि सबसे ज्यादा मुल्कों में जो सबसे ज्यादा कॉमन जहां पे हो रहा है ना कैंसर, तेजी के साथ अलार्मिंग रेट, यानी पूरी दुनिया के मुल्कों में जो शहर है ना वो पता है कौन से? कराची। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा कर रही हैं औरतें, क्या हो रहा है उनको इतना ज्यादा कैंसर, उसमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। जाहिर है जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और जो अभी सर्जन है वो तो बहुत इसके ऊपर अच्छी तरीके से रोशनी डालेंगे। अच्छा, एक मुझे ये बताना था। अब दूसरी चीज ये है कि हम देख लें कि रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, ताकि औरतें जो है ना उसको समझें कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और किस तरह हम उससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कुछ तो है अनमॉडिफाइबल होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, एज का हम कुछ नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका कुछ किया भी जा सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना एज, जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना ब्रेस्ट कैंसर का चांस होगा औरतों में। लेकिन देखा ये गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें एज जो है ना 60 to 70 ईयर्स में हो रहा होता है ये कैंसर। लेकिन पाकिस्तान में ये आप हजारों रिसर्चेस मैंने देखी, उनमें 40 to 50 या फिर 35 to 45 मोस्ट जो कॉमन एज ग्रुप है ना 35 to 45 है। और इवन 32% जो है ना वो है कितना 24 to 39 ईयर्स। मैं तो हैरान रह गई। इवन मैंने ये पेशेंट देखे जो 30 साल की खवातीन को हो रहा है, यानी 29 साल की फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है। तो एक तो एज का फर्क हो गया। दूसरे क्या है,
फैमिली हिस्ट्री, अब फैमिली हिस्ट्री जिनके है वो तो जेनेटिक है, जीन्स में जो BRCA1 BRCA2 जीन्स हैं, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो जो है अनकंट्रोल्ड, या फिर जो ट्यूमर ग्रोथ वाली जीन है वो अनकंट्रोल्ड है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि अब मैं देखती हूँ किसी ना किसी फैमिली में कोई ना कोई जरूर सुन रहा होता है कि फलाने को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यानी कि जानने वालों में ऐसा हो रहा होता है। मैं भी सुनती रहती हूँ बहुत, तो मुझे बड़ी तशवीश होती है। तो एक तो है कि फैमिली हिस्ट्री इतनी ज्यादा काम करती है उसमें। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव तो ये है कि जैसे नानी, दादी, अम्मी और बहनें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं। अगर इनमें से किसी को है तो जो फैमिली की दूसरी खवातीन है उनको तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और इसके ऊपर के ब्रेस्ट में लंप है तो फौरन जाके डॉक्टर को दिखाएं, और पॉटी हैं तो अपनी मैमोग्राफी कराएं। दूसरे सेकंड डिग्री रिलेटिव यानी कि खालाजाद बहन है, फूफीजाद बहन है, चचीजाद बहन है, तो जो भी चचाजाद वगैरह हैं तो वो सेकंड डिग्री है, उनमें भी उनसे ज्यादा इंसिडेंस होगा जिन लोगों में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। इसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। दूसरे ये हो गए दो फैक्टर्स ना। अब तीसरा क्या है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज है, एस्ट्रोजन की वजह से ये होता है। ज्यादा एस्ट्रोजन बॉडी में एक्ट करे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। अब हम सब लड़कियों को भी, खवातीन को भी, बूढ़ी औरतों को भी ये समझने की जरूरत है कि एस्ट्रोजन किन किन वजूहात से ज्यादा हो रहा है। पहला तो है जल्दी माहवारी शुरू हो जाना, यानी कि 12 साल से कम उम्र लड़कियों को अगर माहवारी शुरू हो रही है तो ये एक खतरे की घंटी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। लेकिन उसका भी जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते अगर 10 साल और 11 साल में हो रही है, लेकिन ये कि प्रोटेक्शन यही है कि 13-14 में स्टार्ट हो। दूसरे क्या है, लेट मीनोपॉज। अब इतनी औरतें मेरे पास आती हैं, नहीं 58 साल उम्र हो गई, मैं उनसे पूछूं भैया आपकी माहवारी बंद होगी, पता चलता है नहीं हो रही है। क्या भाई, औरतों को ये तक नहीं पता कि कब उनकी माहवारी बंद हो जानी चाहिए। नहीं, 50 साल में बंद हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 52 ईयर्स, जो मैं लेती हूँ कि 52 ईयर्स में तो जरूर बंद हो जानी चाहिए। अगर 52 ईयर्स के बियॉन्ड माहवारी हो जा रही है तो प्लीज खवातीन आप लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और ये क्यों है, इसलिए कि अगर अर्ली मिनार्की जिसे हम कहते हैं, यानी कि जब माहवारी शुरू हुई थी तो एस्ट्रोजन से एक्सपोजर शुरू हो गया था हमारी बॉडी में। जब लेट मीनोपॉज होगा तो एस्ट्रोजन हमारा देर तक काम करता रहेगा, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरे क्या है, नली पैरिटी। नली पैरिटी से मतलब यह है कि इनफर्टिलिटी, अगर किसी को बच्चे हुए ही नहीं उसके तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी अगर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरोन आता है तो थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। फिर एक और फैक्टर आता है कि जब पहला बच्चा औरत के यहाँ पैदा हो तो उसकी उम्र यंग होनी चाहिए। अगर 35 से ज्यादा है, यानी कि इसको हम कहते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा, 35 ईयर से ज्यादा एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा में हमेशा ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और ब्रेस्ट कैंसर का चांस भी होता है, इसलिए कि उसको ज्यादा मतलब ये कि हर तरह से जो है ना उसको कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये, सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन जो है लेट मैरिज करती हैं। वो नहीं कि खुद नहीं होती उनकी शादी, लेकिन जो खुद से लेट करते हैं या फिर शादी जल्दी हो गई तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी कैरियर ओरिएंटेड इतनी होती हैं कि उनको होता है कि भाई अभी बच्चे ना हो, तो वो प्लानिंग कर लेती हैं कुछ इस तरह। अगर 27-28 साल में शादी हुई है तो 35 साल के बाद अगर उन्होंने या 30 साल के बाद बच्चा पैदा किया तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अच्छा, दूसरे, जब भी जो है हम, जाहिरी बात है अंदर हमारे अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है तो हम कैंसर के रिस्क में आ रहे हैं, तो अगर हम बाहर से एस्ट्रोजन लेंगे तो उससे नहीं होगा क्या? अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि लोग, भाई हैरत की बात है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो एक मिक्सचर है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, उसमें कैसे कोई कह सकता है कि उससे कैंसर ब्रेस्ट का नहीं होगा? मैंने बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्चेस पढ़ी, तो ज्यादातर में होता है कि है रिस्क है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारी मैंने ऐसी भी रिसर्चेस देखी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत खतरनाक है।
तो भाई सही से बताना चाहिए ना औरतों को कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर डेंजरस बिकॉज दे हैव गॉट एस्ट्रोजन इन इट और दे कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ओसीडी हो गया। भाई दूसरे तरीके भी तो होते हैं ना माना हमल के, वो इस्तेमाल करने चाहिए, या आदमियों को जो भी का टेम्पररी मेथड होता है वो इस्तेमाल करें, या फिर अगर फैमिली कंप्लीट है तो ट्यूबल लाइगेशन करा लें। अच्छा, फिर उसके बाद एक फैक्टर है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एचआरटी। एचआरटी में क्या है कि पहले जब मैंने एमबीबीएस किया था जिस जमाने में यानी 90s वगैरह में, तो उस वक्त तो मतलब फर्ज था कि अगर मीनोपॉज हो रहा है उसके बाद तो एचआरटी लेनी ही लेनी है, बस गायनेकोलॉजिस्ट जरूर लिख के देगी ना। तो अब बाद की स्टडीज से पता चला कि भाई वो कितनी खतरनाक है। तो एचआरटी तो पक्का पक्का एक चीज है कि उससे तो हो ही जाएगा फिर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि आप ले रहे हैं। तो अब तो अनलेस कोई बहुत ही कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो किसी डिजीज के लिए, तो एचआरटी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एचआरटी अब कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कोई भी नहीं ले रहा होता, लेकिन मैं जो आदमी लोग कहते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि आदमी डोमिनेटिंग है तो वो औरतों के ऊपर इस तरह से वो कुछ करते रहते रिसर्चेस वगैरह, तो वो कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन है एचआरटी। ठीक है, माना मैंने, लेकिन ऐसा कैसे अल्लाह मियां कर सकता है औरतों के साथ कि एक फिजियोलॉजिकल चीज अगर बंद हो रही थी तो हमारी बॉडी को वो एक्सपोज कर दे कि कोई उसको खतरे हो जाए ब्रेस्ट कैंसर का या किसी चीज का। ऐसा तो नहीं हो, मतलब सॉरी ब्रेस्ट कैंसर का नहीं, यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीज का। इस्केमिक हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, उनसे बचने की कोशिश करें ना। सिर्फ एचआरटी के पीछे हम इसलिए एचआरटी लें कि हमें इस्केमिक हार्ट डिजीज ना हो, ये तो कोई मंतक ना हो। तो भाई उसके तो बहुत सारे हैं कि भाई आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, आपका ओबेसिटी ना हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो, डायबिटीज कंट्रोल हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी तो एक्ट करें। सिर्फ एचआरटी बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और फिर एक चीज जो हमारे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं होती होगी, अल्कोहल। अल्कोहल की कंजम्पशन से तो ब्रेस्ट कैंसर आप समझ लें कि बेल्जियम, फिनलैंड, नेदरलैंड, फ्रांस, यूके, यहाँ पे क्यों हो रहा है इतना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्योंकि वहां पे अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है। एक चीज मैं भूल गई कि अमेरिका में जो है ब्रेस्ट कैंसर वो कम हो गया है। क्यों? इसलिए कि औरतों ने सिगरेट पीनी ज्यादा शुरू कर दिया, तो लंग कैंसर सरपास कर गया ब्रेस्ट कैंसर को औरतों में। कैन यू इमेजिन? आई जस्ट कांट बिलीव इट। तो वहां पे होता है बहुत कॉमनली, लेकिन चूंकि औरतों ने इतनी स्मोकिंग शुरू कर दिया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा, सॉरी लंग कैंसर ज्यादा होने लगा है। अच्छा, ये तो चीजें थी जो वेल नोन हैं। अब हमें देखना है कि कुछ ऐसी मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। नंबर 1 जो है ना, बिल्कुल प्रूवन, वो है इंक्रीज इनटेक ऑफ फैटी डाइट, यानी कि फैटी फूड जो हम तली हुई चीजें खाते हैं रोजाना, अगर हम एक समोसा भी खा रहे हैं, या हम तली हुई जो है वो क्या होता है फ्रेंच फ्राइज, या जो है हम तली हुई चिकन और इस तरह की चीजें खा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे खाएं। आप देखें ऑफिसों में और हर जगह क्या हो रहा होता है, कॉलेजेस में सब रोजाना खा रहे होते हैं, तो इससे इंच बाय इंच हम बढ़ रहे होते हैं इन फैट डिपोजिशन। ठीक है, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता, फिर कोई हमें देख के कहते हैं ओ माय गॉड तुम इतनी मोटी हो गई। तो फैट इंक्रीज्ड फैटी डाइट इज 100% कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन, विच आई थिंक के कराची में और पाकिस्तान की औरतों में इसलिए बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे ऐसे मुरक्कन खाने हैं। और फिर उसके बाद है ओबेसिटी। जाहिर बात है जब फैट डिपॉजिट होगा तो ओबीज हो जाएंगे। अब अगर ओबेसिटी हो रही है तो उसमें क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर? इसलिए कि जब भी फैट ज्यादा होती है एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है। एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा कैंसर का सबब बनेगा। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। खवातीन जो है बैठी हुई हैं, मासियां हैं घर में काम करने के लिए, नौकर चाकर हैं, कुछ नहीं हम हिल के देते हैं, रिमोट है हमारे पास। ठीक है, ना हम वॉक करेंगे, ना हम कोई योगा करेंगे, ना हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, हम सिर्फ बैठे बैठे हम खाते रहेंगे और टीवी देखते रहेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा आप सोच लें। इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए भी यही सारे चीज रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर के प्रूवन रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इनसे तो हम हर तरह से बच सकते हैं ना। बाकी तो अल्लाह मियां, शादी हुई नहीं हुई, देर से हुई, इनफर्टिलिटी है, मीनार की पहले माहवारी शुरू की, इन चीजों पे तो बस नहीं चल सकता। जिन चीजों पे चल सकता है वो तो आप देखें। अच्छा, फिर होता है कि अगर
कोई ब्रेस्ट में कोई लंप हुआ था, कुछ हुआ था, तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन जाके दिखाना जरूरी है। अगर उसमें कोई चेंज आया, सिस्ट थी, कुछ भी था, ठीक है, आपने एक दफा दिखा दिया, लेकिन इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत होती है कि वो बिनाइन लीजन कब मैलिग्नेंट हो जाए, तो उसको ना फॉलो अप करवाना चाहिए। अपनी एक फाइल जो भी सर्जन को आप दिखा रहे हैं उसको दिखाएं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने चाहा कि मैं करूं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल या अभी रिसेंट मैं समझूंगी कि है कि हेयर डाई से भी रिलेटेड होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये मुझे बहुत मतलब मैंने कहा कि ये एक चीज है, तो मैं इसको भी अपनी जितनी भी पेशेंट मैंने मेरी स्टडी में थी, तो मैंने उन सबसे ये भी पूछा था। लेकिन चूंकि सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट पूरे पाकिस्तान से आए भी और ज्यादातर गरीब लोग होते हैं वहां पे, तो गरीब लोग तो नहीं डाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन भाई खूबसूरत बनने का सबको शौक होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो नेचुरल हर्ब्स ले रही होती हैं वो औरतें, मेहंदी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डाइज है ना, इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी वो भी ये कहती है कि जो डाइज हैं 2 टाइप की होती हैं। एक परमानेंट डाई होती है, परमानेंट डाई में ऐसे कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब वो उसके साथ मिलते हैं ना, तो एक परमानेंट वो स्टेन कर देते हैं पूरे शेफ्ट को हेयर के, ठीक है। वो उस वक्त तक जब तक नया बाल नहीं निकलना शुरू होगा ना रूट से, तो वो रहेगी परमानेंट डाई, वेरी वेरी डेंजरस। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड जैसे और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। दूसरे क्या है, एक टेम्पररी यानी कि नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें कलर केमिकल्स होते हैं जो हेयर को स्टेन कर देते हैं, लेकिन ये कि परमानेंट नहीं होते, ठीक है। डार्क कलर्स, ये देखा गया है कि डार्क जो शेड्स है ना वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। परमानेंट डाइज जैसे स्ट्रीकिंग करा ली और परमानेंटली रंग चेंज करा लिया, बहुत खतरनाक है। हेयर डाइज, अच्छा, कोई कॉज और इफेक्ट का अभी कुछ पता नहीं चला है, और उसमें बहुत ज्यादा लंबी मजीद स्टडीज की जरूरत है। सिर्फ कोरिलेट तो कर रहा है कि हाँ डाई लगाती हैं औरतें तो हो जाता होगा, ठीक है। दूसरे क्या है, मैंने इजिप्ट की भी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा जो नेचुरल हर्ब्स है ना वो सेफ होती हैं, जैसे हिना या मेहंदी, लेकिन 5000 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेयर डाइज में भी मिलाए जाते हैं, और मेहंदी में तो आपको पता ही है केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो हमें तो नहीं पता जो हम मेहंदी लेके लगा रहे हैं अगर बालों में, तो उसमें कौन सा केमिकल होगा। 5000 केमिकल्स में से कुछ ऐसे हैं जो म्यूटाजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर कर सकते हैं वो, ठीक है, कार्सिनोजेन जिन्हें हम कहते हैं। तो हमें नहीं पता कि हम मेहंदी या तो मेहंदी पौधे से लेके पीस के और वो लगाएं तो वो सेफ होगी, बाकी चीजें जरा मशकूक ही हैं, ठीक है। तो एक हेयर डाई, लेकिन मैं देखती हूँ जैसे हम बुढ़े हो रहे होते हैं, जैसे मेरे बाल अब सफेद हो रहे हैं, जो होता है कि भाई सफेद ना नजर आए, तो लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि भाई हमें तो जरूरत है, हमारे तो बाल ग्रे हो रहे हैं, लेकिन अभी यंग लड़कियों को देखें कराची की, क्यों इतना हो रहा है। सोचने वाली बात है, यंग लड़कियां अपने बाल रंग रही हैं, बस ना उनके बाल ग्रे हो रहे हैं ना कुछ, लेकिन उनको पर्पल शेड चाहिए, ये शेड चाहिए, स्ट्रीकिंग चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कितनी खतरनाक हो सकती है, उससे जितना ज्यादा बचे तो बचे। मतलब ये कि फिर तो आप अगर यंग एज से लगाना शुरू करेंगे तो कितना एक्सपोजर हो जाएगा। मैं बुढ़ी एज में अगर लगाना शुरू कर रही हूँ तो मरते दम तक, मतलब मेरा तो कम पीरियड होगा ना। तो ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए ना। और दूसरे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि औरतों को ये पता नहीं कि एग्जामिन कैसे किया जाए ब्रेस्ट को। अच्छा, ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए ना महीने में एक टाइम होना चाहिए, जैसे मेंसेस के बाद अगर आपने किया तो आप मतलब अपनी डायरी में लिख लें कि इसी वक्त मुझे नेक्स्ट मंथ भी करना है। उसमें यह है कि आप भाई बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी हो, जिस ब्रेस्ट का आप एग्जामिन कर रही है ना, हाथ आपने ऊपर उठाना है, फिर दूसरे हाथ से आपने करना है। अगर मैं एक ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं तो आपने चारों क्वाड्रेंट को पैल्पेट करना है। कैसे? सीधा हाथ जो है ना फ्लैट ऑफ हैंड रखना है। अच्छा, अगर आप यूं पकड़ेंगे ना तो आपको, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट है ही ग्लैंडुलर, तो आपको हर जगह गुठली लगेगी। तो डोंट डू दैट। आप बिल्कुल फ्लैट रखें हाथ को, चारों क्वाड्रेंट्स में देखें, तो आपको अगर कोई गुठली होगी ना तो आपको पता चलेगी। अच्छा, चेंजेस जो देखने होते हैं ब्रेस्ट में वो ये होते हैं कि निप्पल रिट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये एक साइन है कैंसर का। या फिर उसकी स्किन टेदरिंग हो जाए। टेदरिंग ऐसी जैसे ऑरेंज की पील होती है ना, जैसे संतरे का छिलका होता है, उसमें थोड़े थोड़े डिम्पल होते हैं, उस तरह की अगर प्यूड ऑरेंज हम उसे कहते हैं, तो वो तो पक्का पक्का साइन है कैंसर का। या निप्पल से डिस्चार्ज शुरू हो जाए,
ब्लड आने लगे या कोई लिक्विड आने लगे तो मतलब, और फिर वूंड हो जाएगा ब्रेस्ट में, मतलब वो तो फिर बहुत ही खतरनाक है ना, वो तो दिखाने की मतलब जरूरत है आपको डॉक्टर के पास जाने की। और मैंने ऐसी पेशेंट मेरे पास जो पहली दफा यानी किसी डॉक्टर के पास एक्सपोज कर रही है कि हमें ये लंप है आप देखें, मैंने देखा उसको पत्थर हो रहा था उसका एक ब्रेस्ट। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं दोनों ब्रेस्ट में आपको फर्क नहीं लगता था कि ये पत्थर हो रहा है तो मैं इसको जाके दिखाऊं क्या थी, लेकिन मुझे शर्म इतनी आती थी। तो बिला आखिर भैया आप लेडी डॉक्टर के पास जाइए ना। और अब तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में इतनी पढ़ाई इतनी कर रही हैं लड़कियां और माशाल्लाह सर्जन बन रही हैं, तो कितनी खवातीन सर्जन है, तो हर चीज में आपको सहूलत है, हर अस्पताल में एक कोई लेडी सर्जन होती है जो हमारे पास भी स्टॉक में है। तो इंशाल्लाह ताला वो आपको और मुझसे बेहतर बता पाएंगी। तो मेरा ख्याल है इतना काफी है मैंने जो बताया है, और अगर किसी को एंड में सवाल पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और मेरी ये स्टडी 2020 में पाकिस्तान जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छप चुकी है, और अगर आप मेरे नाम डॉक्टर ज़ेबा इसाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तानी वुमेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर ज़ेबा, बहुत अच्छा लगा आपने इतना डिटेल से बताया और अपनी पूरी रिसर्च, अपनी पूरी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सबको बताई। बहुत अच्छी चीज़ है ये अवेयरनेस के लिए। बाकी ये है कि मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपकी बातें नोटिस कर रही थी, तो मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जो अर्ली एजेस में हो जाता है, अब एक तो होता है कि जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, आपका जीन्स में आ गया। सेकेंडली ये जो अर्ली पीरियड्स या लेट मीनोपॉज वाला जो भी चीज़ है, ठीक है, तो ये तो किसी के इख्तियार में है नहीं, ठीक है। अभी जैसे हमारा अभी जितनी यंग जनरेशन है ये लोग, ठीक है, 20s के बाद 25 में 26 में, चलो उससे भी लेट थोड़ा शादियां करते हैं, लेकिन जो पहले की जनरेशन थी जो बहुत अर्ली एजेस में कर देते थे, छोटी छोटी बच्चियों की भी कर देते थे, तो उनके कंपैरेटिवली अब देखा जाए तो अब ज्यादा केसेस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और जो वो अर्ली एजेस वाली फीमेल थी वो इतने उनके अंदर होता नहीं है, जबकि उनकी तो शादियां भी जल्दी हुई हैं, तो उनका सब मतलब उनका सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ है ना। तो ये क्या कंपैरिजन अगर आप बता, एक बहुत अच्छी आपने ये बात कही है, और एक चीज मैं उसमें रिस्पेक्ट भूल गई थी, वो थी दूध पिलाना। दूध अगर माँ बच्चों को पिलाती है 2 साल तक तो वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए, ठीक है। दूध जो नहीं पिलाती है ये एक बड़ा रिस्पेक्टर है। और औरतें ज्यादातर मैं पूछती हूँ कि भाई दूध क्यों नहीं पिलाया आपने, तो वो कहती है दूध होता ही नहीं था डॉक्टर साहब, बिल्कुल खुश्क थे ब्रेस्ट। क्यों भाई, दूध ऐसे थोड़ी आता है, मतलब एक हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो तो मिल्क प्रोडक्शन करता है, जो मिल्क इजेक्शन करता है वो हमारा दूसरा हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है जो है ऑक्सीटोसिन। वो उसका स्टिमुलस जो है ना वो बच्चे की सकलिंग है टू द निपल। अगर आप बच्चे को लगाएंगे ही नहीं ब्रेस्ट में तो आएगा ही नहीं दूध। तो एक तो ये है कि प्लीज इसको जरा देखें। ये कैसी आवाज हो गई? हाँ तो सही आ रही है जरूरी है। और जो बात आपने की वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने रिसर्च की ना तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जो सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, यानी शादी भी जल्दी हो गई, बच्चा भी जल्दी हो गया, HRT किसी ने ली, यानी 100% जो मेरे पेशेंट है किसी ने भी HRT नहीं ली थी, ठीक है। कुछ लोगों ने ये ली थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, और एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा भी कोई नहीं था। तो उससे मैंने ये नतीजा किया जो मैंने लिखा भी है कि भाई हमारे जो रिस्क फैक्टर्स है ना बहुत अलग हैं। हर मुल्क के रिस्क फैक्टर्स उसकी अपनी डेमोग्राफी, जियोग्राफी, कल्चर, ये इन सब चीजों से बनते हैं। लेकिन हम लोग को कहाँ हम लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग तो इतनी रिसर्च कर लेते हैं टेस्ट वाले, हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हमने कुछ किया अपनी खवातीन के लिए? तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी खवातीन ने दूध भी पिलाया हुआ होता है, उनकी शादियां भी जल्दी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी उनको यंग एज में हो रहा है। तो हमें देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है कि भाई क्या ऐसी वजह होती है। तो इसलिए मैंने हेयर डाई को लिया था। तो मैंने देखा कि हाँ मेहंदी तो सब लगाते हैं, तो मेहंदी जो है उसमें फिर यही है कि
केमिकल्स बहुत सारे होते हैं तो इतनी सेफ नहीं होती जितना हम हर्बल चाय को सेफ समझते हैं, अनलेस को वो बिल्कुल प्योर हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है हमारे पाकिस्तान के रिस्पेक्टर्स और वेस्ट के रिस्पेक्टर्स में जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और उनको ही हम किताबों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसी चीज हमारे यहाँ नहीं भी है फिर भी हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू डॉक्टर